जी, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी के पहले चैप्टर में से हमने एमसीक्यूज़ के 3 पोर्शन बनाए हैं और 3 पोर्शन में से सबसे पहले पोर्शन की आज हमने स्टडी करनी है और इनमें हर एक मारूज़ी को देखना है और उसमें से ये भी देखना है कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो ठीक है और कौन से ऑप्शन गलत हैं और जो ऑप्शन ठीक है वो ठीक क्यों है और जो ऑप्शन गलत हैं वो गलत क्यों हैं। तो पहले पोर्शन के अंदर हमारे पास तकरीबन 49 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और इंशाअल्लाह मतलब कि ये जो हमने 3 पोर्शन बनाए हुए हैं, इन्हीं मारूज़ियों में से ही बोर्ड में आती हैं और मैक्सिमम यही बार-बार सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पहली मारूज़ी है, वो क्या है? तो द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, मतलब जो जानवरों का जिस्म है, तो जानवरों के जिस्म के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो कंडीशन है, उसको बैरूनी जो एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है, उसमें अगर तब्दीली आए, तो अंदरूनी माहौल को या अंदरूनी कंडीशन को, बॉडी के अंदरूनी कंडीशन को जो है नुकसान पहुंचता है। अब उस नुकसान से बचने के लिए जो प्रोसेस हमारे पास इस्तेमाल होता है, वो क्या है? तो ये हमने बताना है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें वो है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन आप जानते हो कि वाटर और साल्ट्स बैलेंस को बरकरार रखा जाता है, तो ये भी पॉइंट गलत है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो ये भी गलत है। एक्सक्रीशन कहते हैं एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना बॉडी से, तो ये भी गलत है। और होम्योस्टैसिस में ही क्या करते हैं हम, बैरूनी माहौल में चाहे जितनी भी तब्दीली आए, तो अंदरूनी जिस्म की कंडीशन को बरकरार रखते हैं, उनको उनका तवाज़ुन या बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसी वजह से हमारे पास इस एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन जो है वो है होम्योस्टैसिस, मतलब कि डी ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम दूसरी मारूज़ी की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमन, मतलब कि इंसान के अंदर टेम्परेचर को बरकरार रखने का या टेम्परेचर को मॉनिटर करने वाला जो सिस्टम है, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो मेरे बेटे जहन में रखना है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ही होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट के तौर पर फंक्शन परफॉर्म मतलब कि करता है या फंक्शन जो है अदा करता है। मतलब कि जो बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट या होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट का जो किरदार अदा करता है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में किरदार अदा करता है, वो हमारे ब्रेन का हिस्सा है जिसका हमने नाम दिया हुआ है हाइपोथैलेमस का, मतलब कि इसका बी ऑप्शन ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मॉनिटर्स, फिर से वही मारूजी लेकिन कंडीशन चेंज कर दी गई है। जवाब वही आएगा, थोड़ी सी कंडीशन चेंज है कि बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर कौन करता है। ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, उसकी निगरानी करता है। इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन, कि इंसान के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, कौन सी चीज़ होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट किस तौर पर काम करती है। तो इसका जवाब भी हाइपोथैलेमस है। तो इसके अलावा ये सवाल एक और तरीके से भी बन सकता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड बाय, मतलब कि इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो आपने जहन में रखना है हाइपोथैलेमस। इसके बाद अगर हम देखें, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स, के माहौल के अंदर तब्दीली का आना, उसको महसूस करना और रिएक्शन के लिए या रिस्पांस शो करने के लिए इफेक्टर्स की तरफ सिग्नल दे देना, ये किसका काम है या ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? आप पहले से पढ़ चुके हो कि उसका नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। फिर से सुने कि हमारे पास डिटेक्शन ऑफ चेंज, के माहौल के अंदर जो तब्दीली हुई है उसको डिटेक्ट करना, उसको फ़ील करना, उसको उसका एहसास हासिल करना, उसके बाद उस तब्दीली के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स शो करने के लिए इफ़ेक्टर्स को पैगाम देना, इफ़ेक्टर्स की तरफ सिग्नल सेंड करना, ये जिसका काम है वो मैकेनिज़्म क्या है? फ़ीडबैक मैकेनिज़्म है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट मारूज़ी क्या है, डेल्यूट सॉल्यूशन। डेल्यूट कहते हैं पतले को जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो,
सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो। तो डाइल्यूट सोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू सेल कंसनट्रेशन, सेल के अंदर की जो मिकदार है उसके साथ साथ जो बैरूनी माहौल है वो माहौल अगर डाइल्यूट है, उसके अंदर सोल्यूट्स की मिकदार कम है, वाटर की मिकदार या सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है, तो मेरे बेटे आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि हाइपरटोनिक में सोल्यूट ज़्यादा होते हैं, आइसोटोनिक में सोल्यूट और सॉल्वेंट बराबर होते हैं। इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो हाइपोटोनिक होता है, क्योंकि हाइपो का मतलब होता है सेम, और इसकी आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि सॉरी, आइज़ो का मतलब होता है सेम, हाइपो कहते हैं कम को, और हाइपोटोनिक में सोल्यूट कम होते हैं, साल्ट ज़्यादा हो, सोल्यूट कम होते हैं, सॉल्वेंट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, मतलब कि पतला सोल्यूशन होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ये सोल्यूशन जो है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। इसी तरह अगर हम बात करें मोर कंसनट्रेटेड, अगर ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड कहते हैं ऐसा सोल्यूशन जिसमें साल्ट की मिकदार, सोल्यूट या साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो, वाटर की मिकदार कम हो, वो जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास अगर नेक्स्ट बात करें, प्लांट्स विद थिक वैक्सी क्यूटिकल स्टोमेटा, ये आप पढ़ चुके हो ज़ीरोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि ऐसे पौधे जिनकी पत्तों के अंदर डिप्रेशन पाई जाती हैं, उनके अंदर जो है संकन स्टोमेटा, मतलब कि उनके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल ज़्यादा होती है, सख्त होती है। उसके बाद जो है ये प्लांट्स जो हैं वो उनके पत्ते भी पतले होते हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। तो इन प्लांट्स को हम नाम दे देते हैं, फिर से सुनेंगे, नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ज़ीरोफाइट्स। इसी तरह अगर हम बात करें, डैश डिड नॉट हैव द अडॉप्टेशन टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ देयर सेल्स इन फ्रेश वाटर्स, मतलब कि ऐसे पौधे जिनके पास पानी अगर ज़्यादा आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, पानी की मिकदार बढ़ जाए इनके अंदर, तो ऐसे कौन से पौधे हैं इनमें से जिनके पास एडाप्टेशन मौजूद नहीं है कि वो इस पानी को रिमूव कर सकें, तो मेरे बच्चे आपने जहन में रखना है ज़ीरोफाइट्स हैं, क्योंकि ज़ीरोफाइट्स ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे इंतहाई ज़्यादा खुश्की होती है, ड्राई कंडीशन होती हैं। तो इसलिए जो है क्या क्या किया जाता है कि इनके पत्ते जो हैं सख्त होते हैं, इसके ऊपर लेदरी और वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है, डिप्रेशन के अंदर स्टोमेटा होते हैं, निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो इस मारूजी का जवाब बनता है ज़ीरोफाइट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्लांट्स विद एडाप्टेशन ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया, ऐसे पौधे जिनके पास ऐसी एडाप्टेशन हो कि उनके पास सरफेस एरिया जो है, सतही रकबा जो है, और सतही रकबा कम हो, थिक लीव्स हों, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी की कमी को रोका जा सके, मतलब कि ऐसे पौधे होंगे जिनके पास पानी की कमी होगी और उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता होगा। तो आप जहन में रखना है, आप जानते भी होंगे कि ऐसे पौधे जो शदीद पानी की कमी का सामना करते हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। मतलब कि इस मारूजी का जवाब जो है वो सी ऑप्शन है, ज़ीरोफाइट्स। इसके साथ साथ अगर हम देखें, द मीज़ोफाइट प्लांट, मीज़ोफाइट ऐसे प्लांट जो मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की जो है ना ज़्यादा कमी होती है और ना ज़्यादती होती है। तो आप जहन में रखिएगा, कैक्टाई ये ज़ीरोफाइट है, हाइड्रीला हाइड्रोफाइट्स है, किकर ये क्या है, पानी की शदीद कमी में रहता है, लेकिन जो ब्रासिका है ये मॉडरेट कंडीशन में रहता है। तो इसका जवाब क्या बनेगा, ब्रासिका, मतलब कि ब्रासिका एक मीज़ोफाइट प्लांट है। इसी तरह अगर हम देखें, विच वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरोफाइट, के ज़ीरोफाइट्स की एग्जाम्पल क्या है, तो सिंपली आप जानते हो कैक्टस इसकी एग्जाम्पल है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें, दीज हैव एडाप्टेशन फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि पानी की ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। ट्रांसपायरेशन कहते हैं पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकल जाना, जो है ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करें तो पानी मतलब कि ज़ाय हो रहा है, और पानी के ज़िया को रोका कहाँ पे जाता है, ज़्यादातर ज़ीरोफाइट्स में। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, ज़ीरोफाइट्स। इसी तरह अगर हम देखें, एनिमल्स दैट डू नॉट रिक्वायर टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट एक्टिवली, ऐसे जानवर जिनको बैरूनी माहौल के मुताबिक अंदरूनी माहौल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहन में रखिएगा, वो होते हैं आस्मो कन्फर्मर्स। आस्मो कन्फर्मर्स, आस्मो रेगुलेटर को ज़रूरत पड़ती है, टेरेस्ट्रियल को भी ज़रूरत पड़ती है, हाइपरटोनिक
को भी हाइपोटोनिक तो एक इन्वायरमेंट है। इसी तरह जो एनिमल टेरेस्ट्रियल माहौल में रहते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑस्मो कन्फार्मर ऐसे जानवर हैं जिनको माहौल में चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी तब्दीली आ जाए, उनको अंदरूनी माहौल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑस्मो कन्फार्मर कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें विच वन इज़ ऑस्मो कन्फर्मर, ये पहली लाइन में आप मेराइन इन्वायरमेंट में जो थे एडाप्टेशन थी वहाँ पे हैग फिशेस का नाम पड़ा था। तो हैग फिशेस जो है ऐसे जानवर हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें अमंग द वर्टिब्रेट में से हैग फिशेस जो हैं और आइसोटोनिक टू, मतलब कि आपको ये जहन में होना चाहिए कि हैग फिशेस जो हैं ये क्या करती हैं, मेराइन या सी वाटर में रहती हैं। इसी वजह से वो क्या करती हैं, आइसोटोनिक होती हैं। तो इस मारूजी का जवाब आप जहन में रखोगे, मैराइन या सी वाटर होता है, क्योंकि ये जो हैग फिशेस हैं वो ज़्यादातर सी वाटर या मैरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं। इसी तरह अगर हम देखें फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, यहाँ पे एक इंतहाई अहम मारूजी है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम सुना होगा। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से ये ज़्यादातर पानी को पंप आउट कर देती हैं, ज़्यादातर पानी को क्या करती हैं, खारिज कर देती हैं बाहर। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फिर वही बात आ गई हमारे पास, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के अंदर होगा। तो इसी तरह अगर हम देखें फिशेस इन फ्रेश वाटर एक्सक्रीट, जो ताज़ा पानी के अंदर मौजूद मछलियां हैं वो किस चीज़ को खारिज करती हैं, तो आपने जहन में रखना है अमोनिया को, क्योंकि ज़्यादातर पानी जिसमें मौजूद होता है तो पानी की मिकदार ज़्यादा किसके लिए रिक्वायर्ड थी, अमोनिया को या अमोनिया के 1 ग्राम या 1 ग्राम अमोनिया को खारिज करने के लिए जो है 1 ml वाटर रिक्वायर 500 ml वाटर रिक्वायर्ड था। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो जो मछलियां हैं जो ताज़ा पानी के अंदर रहती हैं उनके पास पानी ज़्यादा होता है तो अमोनिया को खारिज करती हैं। इसी तरह अगर हम देखें शार्क्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ये शार्क जो है वो यूरिया की सूरत में, आप लोगों ने वहाँ पे डायग्राम बनी हुई देखी होंगी, ऊपर जो है मछली बनी हुई है, उसके बाद जो है हाथी बना हुआ है, उसके बाद एक परिंदा बना हुआ है, उनके नीचे जो है हाथी के नीचे शार्क की एग्जांपल है, और शार्क में जो नेट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनता था वो यूरिया था। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो यूरिया है। इसके बाद अगर हम देखें ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन, ये कार्टिलेजिनस फिशेज या मैराइन फिशेज या यूरिया रिटेनिंग फिशेज ऐसी थी जिनके अंदर यूरिया पैदा होता था। उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए एक केमिकल पाया जाता था जिसको हमने नाम दिया हुआ था ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड का, इसी वजह से ये इन्हीं के अंदर बनता है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो है नेक्स्ट जो मारूजी है फिशेज दैट ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, ऐसी मछलियाँ जो ज़्यादातर समुद्री पानी पी लेती हैं लेकिन पेशाब गाढ़ा बनाती हैं, मतलब कि पेशाब गाढ़ा बनाती हैं, ज़्यादातर साल्ट्स बाहर खारिज करती हैं और पानी को अंदर स्टोर कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बोनी फिशेस थी वो उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो आबाओ अजदाद थे वो दरअसल कौन से थे, फ्रेश वाटर के थे। इसी वजह से इनके पास फ्रेश वाटर की खासियत मौजूद है, इसी वजह से इनको ज़्यादातर पानी चाहिए। तो ये करते क्या हैं कि समंदरी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब कर लेती हैं, पी लेती हैं, और उसके अलावा जो है ज़्यादातर किस चीज़ को खारिज करती हैं, साल्ट्स को खारिज करती हैं, ताकि पानी को अंदर पानी के लेवल को बढ़ाया जा सके। इसके बाद अगर हम देखें मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस पॉसेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड, ये हमने पढ़ा था, रेक्टियल ग्लैंड इसका राइट ऑप्शन है। तो रेक्टियल ग्लैंड इसके अंदर मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम देखें हैग फिशेस आर आइसोटोनिक, क्योंकि हैग फिशेस पहले हमने बात की हुई है कि ऑस्मो कन्फर्मर है, इसी इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अपने अंदरूनी माहौल को चेंज करने की या एडजस्ट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि इनके पास जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन जो है वो बराबर रहती है। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन हाइड्रोबियोसिस रिफर्स टू टॉलरेट, पढ़ा था हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, आखिरी लाइन जो थी वहाँ पे लिखा हुआ था कि डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो क्या कहलाती है,
एनहाइड्रोबियोसिस कहलाती है, मतलब इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। तो इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, द टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत क्या कहलाती थी, एनहाइड्रोबियोसिस कहलाती थी। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मारूजियाँ जो है वो एक्सक्रीशन से ली गई हैं। तो मैकेनिज्म वो तरीकाकार विच एलिमिनेट्स, जो खारिज करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, मतलब कि इसका राइट ऑप्शन एक्सक्रीशन है। इसके बाद अगर हम देखें इन प्लांट्स पौधों के अंदर कौन सी चीज़ एक्सक्रीटोफोर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि लीव्स जो हैं वो एक्सक्रीटोफोर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ हाईली टॉक्सिक एंड डिजॉल्व्स क्विकली इन बॉडी फ्लूइड्स, के बॉडी के अंदर जो सबसे जहरीला वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए खारिज करने के लिए, तो आप जहन में रखोगे वो अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया को 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है खारिज होने के लिए। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो अमोनिया होता है। इसके बाद अगर हम देखें अब यूरिया साइकिल की अगर बात करें, तो यूरिया साइकिल के अंदर 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें कि अमोनिया के कितने मालिक्यूल की ज़रूरत है, तो आप बताओगे 2 मालिक्यूल। ये मारूजी है, इसका जवाब यही है। इसके बाद अगर हम देखें विच वन इज़ लीस्ट टॉक्सिक, इनमें सबसे ज़्यादा कम जहरीला कौन है, तो आप जहन में रखोगे यूरिक एसिड, क्योंकि सबसे कम जो पानी की रिक्वायर्ड होती है, पानी की ज़रूरत होती है खारिज होने के लिए, वो यूरिक एसिड होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो क्या है, लेस टॉक्सिक है इन सब में से। इसके बाद अगर हम देखें विच 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, अमोनिया के 1 ग्राम को खारिज करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत थी, हमने पहले बताया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया, वो एनिमल जो यूरिया को खारिज करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम वाटर, कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको खारिज करने के लिए जो है बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होता है, वो यूरिक एसिड है। यूरिया को खारिज करने के लिए 50 ml चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो अमोनिया था उसको उससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप पे जो तीसरा पॉइंट था वहाँ पे यूरिक एसिड का नाम था, इसको 1 ml वाटर चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर, वो आप पहले से पढ़ चुके हो, वो अमोनिया है। इसके बाद अगर हम देखें यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्राम, यूरिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड से बनता है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यूरिक एसिड आप जहन में रखोगे, क्योंकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर यूरिक एसिड बनता था नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर। इसके बाद अगर हम बात करें एमंग द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर यूरिक एसिड जो है वो चीफ सोर्स है नाइट्रोजनस वेस्ट का बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। ये बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स ही क्या थे, यूरिकोटैलिक थे। इसके बाद अगर हम देखें एमंग वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के अंदर यूरिक एसिड इस जी सॉरी ये पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट मारूजी की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरीमिडीन, प्यूरिन और पायरीमिडीन के मेटाबॉलिज्म के बाद कौन सी चीज़ बनती है, तो आपने जहन में रखना है ज़ैंथाइन। ये मारूजी, इसका सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यूरिया इज डिटॉक्सिफाइज्ड फार्म ऑफ अमोनिया, जहन में रखोगे अमोनिया जो है वो जहरीला होता है, उसको कम जहरीला करने के लिए जो है क्या किया जाता है, यूरिया साइकिल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो है अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता था किस चीज़ के अंदर, यूरिया के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन अमोनिया है। इसके बाद अगर हम देखें एनिमल्स विल प्रोड्यूस लार्ज डिल्यूटेड यूरिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट, के किस माहौल में जो है एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादातर पतला पेशाब बनाते हैं, जिसके अंदर सल्यूट की मिकदार, सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होगी, पानी की मिकदार ज़्यादा होगी। तो आपने जहन में रखना है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि हाइपोटोनिक में साल्ट्स या सल्यूट्स कम होते हैं, वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म्स की, फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म, क्योंकि फ्रेश ताज़ा पानी के अंदर रहने वाले हैं, तो इनके पास पानी की ज़्यादती होगी, पानी ज़्यादा होगा, तो डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें प्लेनेरिया है सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, प्लेनेरिया के अंदर जो सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो हमारे पास जो प्लेनेरिया है इसके पास जो है जो सिंपल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ, सॉरी ये मेटानेफ्रीडिया नहीं है, प्रोटोनेफ्रीडियम है।
जहन में रखोगे प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम होता है। फ्लैम सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? प्लेनेरिया के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्रोटोनेफ्रिडियम है कहाँ पे पाया जाता है? प्लेनेरिया के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास एनिमल्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, मतलब कि जो वर्म्स हैं, वर्म्स के अंदर जितने भी वर्म्स हैं या ग्रुप ऑफ वर्म्स हैं उनके अंदर सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। उनको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का? प्रोटोनेफ्रिडियम का। इसके बाद अगर हम देखें नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूलर विद, ऐसा नेटवर्क ट्यूब्यूल का जो विद आउट इंटरनल ओपनिंग हो, जिसके बाद जो है इन अंदरूनी ओपनिंग ना हो, वो प्रोटोनेफ्रिडियम है। और जिसके पास मौजूद हो वो मेटानेफ्रिडियम है। इसके बाद अगर हम देखें नेफ्रिडिया या मेटानेफ्रिडियम किसके अंदर पाया जाता है? अर्थवर्म के अंदर। इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? अर्थवर्म है। मतलब कि नेटवर्क जिसके पास क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम हो, अंदरूनी ओपनिंग ना हो, एक एक्सटर्नल ओपनिंग हो, इंटरनल ओपनिंग ना हो, उसको हम प्रोटोनेफ्रिडियम का नाम देते हैं। और जिसके अंदर मौजूद हो उसको हम क्या नाम देते हैं? मेटानेफ्रिडिया का। इसके बाद अगर हम देखें कि नेफ्रिडिया या मेटानेफ्रिडियम कहाँ पे पाया जाता है, तो वो अर्थवर्म के अंदर पाया जाता है। ये इसका जवाब है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट एज सॉलिड, कहाँ पे? जहन में रखोगे कॉकरोच के अंदर जो है जो यूरिक एसिड होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में या जो है सॉलिड फॉर्म में बाहर बाहर निकलता है। इसको हमने कहा हुआ है कि किस जानवर के अंदर या जानदार के अंदर निकलता है, वो है कॉकरोच में। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, इंतहाई अहम मारूजी, सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यही है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिलेशनशिप न्यूट्रिटिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के दरमियान किन चीज़ों के अंदर जो है रिलेशनशिप मौजूद होता है, तो आप जहन में रखोगे वो हैं इंसेक्ट्स। और काकरोच भी किस में आता है? इंसेक्ट में। काकरोच के अंदर भी ये रिलेशनशिप मौजूद होता है। ओके बेटा, ये पहला पोर्शन था हमारे पास एमसीक्यूज़ का। इसके बाद दूसरा पोर्शन, उसके बाद तीसरा पोर्शन, वन बाय वन करके हम जो है मारूजी को आपके साथ डिस्कस करना है और आप इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम फर्स्ट ईयर की मारूजी भी जो है उसको भी डिस्कस करते जा रहे हैं, करते रहेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।